अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो सब लोगों को रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि सब लोग रमज़ान की जो बरकतें हैं वो समेट रहे होंगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मुबारक जी, सब लोगों को रमज़ान मुबारक। मेरा ख़्याल है कि हमारे जो लैब मैनेजर्स हैं नए, हसनैन और तैयब, उन्होंने टाइमिंग जो है क्लासेस की वो पोस्ट कर दी थी ग्रुप में। और अभी जो रमज़ान है, रमज़ान के अंदर हमारी जो क्लास है वो 11 बजे से लेके तकरीबन 12:30 बजे तक हुआ करेगी। और सब लोग जो है वो मेक श्योर करें कि सहरी के बाद इतना ही सोएं कि आप लोग 11 बजे उठ सकें, ठीक है? ये ना हो कि 2 बजे आप लोग उठें और उसके बाद क्लासेस जो हैं वो तब तक गुजर चुकी हो। अच्छा जी, उसके बाद एक दो चीज़ें हैं जो नोट करने वाली हैं। वो ये है कि अब आप लोगों को कमेंट के अंदर अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने अब से जो अटेंडेंस लगाया करनी है वो सिंपल वो गूगल का फॉर्म जो आप लोगों को दे दिया गया है, उसी के अंदर आपने सिर्फ उस फॉर्म को सबमिट किया करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना अटेंडेंस लगाने के लिए, ठीक है? तो कमेंट्स के अंदर अपना नाम लिखने की अब से ज़रूरत नहीं है। सिंपल बस उस फॉर्म को सबमिट कर दें, चाहे आप लेक्चर के स्टार्ट में करें, स्टार्ट के 5 मिनट ले लें, या फिर एंड पे आप जो है उसको टाइम दे लें। लेकिन लेक्चर के 2 घंटों के दौरान या 1.5 घंटे के दौरान आपने उसको फिल करना है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? अगर किसी को याद हो कि हमने क्या डिस्कस किया था जो लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा थर्सडे। कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन फाइवर, या फिर हमने कम्युनिकेशन स्किल्स ऑन डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मेरा ख्याल है साथ ही डिस्कस किया था। हाँ, मुझे बस याद करवा दिया करें, मुझे भूल जाता है कि मैंने क्या आप लोगों को पढ़ाया था। तो थोड़ा सा अगर पता लगता रहे, मुझे याद रहे कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, तो ज़रा आसानी हो जाती है। अच्छा जी, फाइवर गिग्स क्रिएशन। गिग क्रिएशन भी हो चुकी है हमारी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हो चुकी है, ठीक है? चलें, आज जो है वो थोड़ा सा हम HTML को डिस्कस करेंगे। HTML के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो है HTML टेबल्स का। और टेबल्स के अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं, कुछ टैग्स हैं जो डिस्कस करेंगे आज। और इसके अलावा हमारे पास फिर HTML फॉर्म्स हैं, उनको डिटेल में किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। अभी CSS जो है वो भी डिस्कस करने वाली बाकी है। तो आज थोड़ा सा नो हाउ लेते हैं हम कि HTML के अंदर हम किस तरह अपने जो टेबल्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक 60 लोग हैं भाई, क्यों भी टाइम नहीं हुआ या क्या मसला क्या है? 11:04 हो चुके हैं। अटेंडेंस फॉर्म को पिन पोस्ट पे लगा दें प्लीज़। वो ऑलरेडी पिन्ड है अब्दुल वहाब,
अब अगर चेक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको अटेंडेंस फॉर्म ही नजर आएगा। अच्छा जी, इश्ताफीला सिद्दीकी कह रही हैं कि सर आपने HTML टैग्स के लेक्चर के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों करवाया? आप पहले टैग्स करवा दें, सब मिक्सअप हो जाता है। जहाँ पे मिक्सअप होता है आप मुझे सवाल पूछा करें, ठीक है? मुझे ये मत बताएं कि मैंने कब क्या पढ़ाना है। मैं पिछले 9 बैचेस से यही कुछ करवाते आ रहा हूँ और ऐसे ही करवाता आ रहा हूँ, ठीक है? तो सिंपल आप ये बताया करें कि आपको कहाँ पे मसला आ रहा है, मैं आपकी वो कन्फ्यूजन, वो क्यूरी जो है वो सॉल्व कर दूँगा। मैंने अपने सिलेबस को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे पढ़ाना है, कब क्या लेक्चर देना है, वो मेरे पे छोड़ दो, ठीक है? फाइवर के अकाउंट्स जो हैं वो मैं किसी और लेक्चर में चेक करूँगा। आज फाइवर हमारा टॉपिक नहीं है, आज हमारा टॉपिक HTML है। अपने अपने लैपटॉप्स खोल लें, जैम सर्वर ऑन कर लें। आज जो कोड करने वाले हैं साथ साथ आप लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है? फाइवर वाले सारों के एक ही दफ़ा में जो आप लोगों के जितने भी फाइवर के अकाउंट्स हैं, गिग्स हैं, वो मैं एक ही दिन चेक कर लूँगा। अच्छा जी, शहाब कह रहे हैं कि टेस्ट के बगैर पब्लिश नहीं होती, तो वो शहाब आप टेस्ट दे लें, एक अच्छी चीज़ है आपकी प्रोफाइल के लिए। आप कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे फाइवर कहता है कि पहले टेस्ट दें, ठीक है? तो आप पहले टेस्ट दे दें, उसका वो आपकी प्रोफाइल के लिए भी बेटर होगा, उसके आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका एतमाद आपके ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है? तो टेस्ट दे लें। टेस्ट देने का बेटर तरीका ये होता है, जो पाकिस्तानी तरीका है, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो इस्तेमाल करते हैं टेस्ट देते हुए, फाइवर के टेस्ट देते हुए आप लोग कोशिश करते हैं कि हम गूगल से सर्च कर लें साथ साथ। तो जब आप जिस टैब के ऊपर फाइवर का टेस्ट दे रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ से इस टैब से स्विच करके इस टैब के ऊपर जाते हैं तो फाइवर आपको डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली आपका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना, उसका एक बेटर हल है। अगर आपने नकल करनी ही है तो उसके लिए आप दूसरे लैपटॉप पे या दूसरे मोबाइल पे गूगल सर्च कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, अगर मतलब 2 नंबर तरीका इस्तेमाल करना है तो, ठीक है? वरना अगर आप उसी लैपटॉप के ऊपर टैब चेंज करके गूगल के ऊपर जाके सर्च करने की कोशिश करेंगे तो फाइवर आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देगा और दोबारा टेस्ट भी नहीं दे सकेंगे आप। इसका मतलब दोबारा आप गिग भी पब्लिश नहीं कर सकेंगे। हमजा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज़र नेम से आपकी जो प्रोफाइल है उसकी रैंकिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक नाम होता है आपका, आपकी एक पहचान होती है यूज़र नेम, इससे आपकी रैंकिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसी यूज़र नेम से जो है वो डॉलर्स कमा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर लैपटॉप पे ही अदर ब्राउज़र ओपन कर लें, मैं वही आपको बता रहा हूँ, जैसे ही टैब स्विच करेंगे आप तो फाइवर आपसे ज़्यादा होशियार है। आप जितनी चालाकियाँ कर लेंगे ना, फाइवर बहुत आगे की चीज़ है। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको ही इम्प्लीमेंट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। दूसरा मोबाइल यूज़ कर लें। हाँ जी, टेस्ट इजी ही होता है सर। अगर टेस्ट फेल हो जाए तो दोबारा दे सकते हैं। हाँ जी, कुछ टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद वो फाइवर कहता है कि पहले आप अपनी
स्किल्स इंप्रूव करें और फिर दोबारा से आप टेस्ट दे सकते हैं इतनी देर बाद। चले ठीक है जी। पहले HTML टेबल्स आज डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद ये जो टॉपिक्स, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आप लोगों के क्लिक्स, इंप्रेशंस, व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं। हाँ जी, ये सब लोगों का ही मसला होगा अभी आहिस्ता आहिस्ता। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा नहीं है, 1-2 लेक्चर और फाइवर पे होंगे तो सारा फाइवर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सर कैनवा का पासवर्ड भी चेंज हो गया। हाँ जी जी, मुझे खबर मिली है कि आप में से ही किसी ने जो है वो कैनवा का पासवर्ड चेंज कर दिया। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग जो है वो पाकिस्तानी अवाम की सोच क्या है। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं नया ख़रीद लूँगा या मैं उसी को रिकवर कर लूँगा जब भी टाइम मिलेगा मुझे। लेकिन आप पासवर्ड चेंज करके असल में प्रूफ क्या करना चाहते हैं? जिसने भी किया है, मैं सब लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन मसला ये है कि भाई पहले सब लोग यूज़ कर रहे थे उसे, सब लोग फ़ायदा उठा रहे थे, आप भी उठा रहे थे। अब पासवर्ड चेंज करके सिर्फ आप फ़ायदा उठा रहे हो, वही फीचर्स हैं जो पहले भी आपके पास थे, अब भी आपके पास है। तो पासवर्ड चेंज करके आपने क्या बड़ा कर लिया? कौन सा कारनामा ऐसा सरंजाम दे लिया है जो आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा अब जो है वो अफलातून बन गया हूँ? मतलब मुझे इन लोगों की सोच पे जो है वो अफसोस होता है कि ना तो खुद कोई काम करना है और ना किसी और को करने देना है। मसला सिर्फ ये है, मुझे सिर्फ इतना दुख हुआ कि मेरे जो पिछले बैच 8 बैचेस के स्टूडेंट्स थे, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स की रोज़ी रोटी सिर्फ इस कैनवा के ऊपर जो है वो चल रही थी। वो इस प्रीमियम अकाउंट से कुछ डिज़ाइंस बनाते थे और फाइवर के ऊपर उनको सेल करते थे। उन्होंने आगे कहा कि सर मेरा फाइवर वो जो है वो मेरी जो फाइवर है उसके ऊपर ऑर्डर तो आ रहे हैं लेकिन मैं कैनवा नहीं है मेरे पास, तो अब मैं क्या करूँ? उनके लिए बहरहाल मैंने नया कैनवा जो है वो परचेज़ करके उनको दे दिया है। लेकिन अब आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आप लोगों के साथ में कोई अब ऐसा टूल शेयर नहीं करूँगा जो प्रीमियम होगा। कोई ऐसा टूल मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा जिसके अंदर कुछ ज़्यादा फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ना आप लोगों को कोई प्लगइन मिलने वाला है, ना आप लोगों को कोई थीम मिलने वाला है। ये आप लोगों की सज़ा है, क्योंकि जब अज़ाब आता है ना फिर सब लोगों के ऊपर आता है। तो अगर आप लोगों ने ऐसे ही करना है तो फिर ठीक है, चलें ऐसे ही करें। एक कैनवा का पासवर्ड चेंज करने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होना था। लेकिन अब उससे ये होगा कि अगला पूरा बैच जो है वो आप लोगों का फ्री वाले टूल यूज़ करते ही गुजरेगा और फ्री वाले प्रीमियम कोई आप लोगों को थीम नहीं दिया जाएगा, कोई प्रीमियम आप लोग प्लगइन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सिंपल जो आप लोगों को मेरा काम जो है वो सिंपल आगे पढ़ाना है। मैं आप लोगों को काम करके दिखा के चला जाया करूँगा। जितने भी टूल्स हैं वो अब आप लोगों ने खुद से ख़रीदने हैं, अपने लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, अच्छा जी, चलें HTML टेबल्स पे आते हैं। सबसे पहले सबलाइन के अंदर एक न्यू फाइल मैंने क्रिएट की है सबलाइन में। और उसको मैं सेव कर रहा हूँ table.html के नाम से। उसी डायरेक्टरी के अंदर htdocs के अंदर हमारे पास बैच 9 का फोल्डर है और इसके अंदर मैं
htdocs के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको टेबल डॉट html जो है वो मैं यहाँ पे डॉक टाइप के जरिए टाइटल लिखा इस डॉक्यूमेंट का, उसको मैंने HTML टेबल्स का नाम दे दिया और बॉडी के अंदर आ गया। बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ HTML टेबल्स। इस फाइल को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ localhost/htdocs के अंदर हमारे पास बैच 9 का फोल्डर है और बैच 9 के अंदर हमारे पास table.html का जो है वो फाइल। इसके बाद नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है वो टेबल्स क्रिएट करना सीखने हैं कि टेबल्स किस तरह क्रिएट होते हैं और उसके लिए कौन कौन से टैग्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और हम कैसे उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए हम एक टेबल का टैग जो है वो स्टार्ट करेंगे और एंड कर देंगे। ले जी, टेबल स्टार्ट किया और एंड कर दिया। उसके बाद हमने जो है सबसे पहले एक टेबल के अंदर, जैसे ये टेबल आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो इस टेबल के अंदर सबसे पहले एक रो क्रिएट की गई है। ठीक है, एक रो क्रिएट करते ही उसके अंदर कुछ टेबल डेटा जो है वो इंसर्ट किया गया। तो सबसे पहले जो है वो मैं जो काम करूँगा, एक रो क्रिएट करूँगा। tr का जो टैग है वो किस लिए यूज़ होता है? टेबल रो के लिए। और एक टेबल रो के अंदर हम 2, 3, 4, 5 जितने चाहें हम उसके अंदर डेटास जो हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले पहला टेबल डेटा स्टोर करवाया, उसका नाम मैंने रख दिया जी सीरियल नेम, सीरियल नंबर। ठीक है, एक चीज़। फिर उसके बाद मैंने एक और टेबल डेटा क्रिएट किया, उसका नाम रख दिया मैंने नेम। अभी इतना काम सेव किया, वापस आया मैं HTML टेबल्स के ऊपर। तो अब यहाँ पे ये देखें ज़रा, दो चीज़ें आ गई हैं, सीरियल नंबर और नेम। लेकिन आप लोगों को ये टेबल नहीं लग रहा होगा अभी, क्योंकि सिंपल ये तो दो चीज़ें हैं, मतलब सीरियल नंबर और नेम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस टेबल को कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ। तो मैं टेबल के टैग के अंदर जाता हूँ और इसको बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, और बॉर्डर जो है वो इसको 2 पिक्सल का लगा देते हैं। ठीक है, 2 पिक्सल का मैंने बॉर्डर लगाया, वापस आया, इसको रिफ्रेश किया, तो अब देखें ज़रा उसका जो बॉर्डर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और नीचे टेबल रो क्रिएट करता हूँ। टेबल रो और क्रिएट करने का मतलब ये है कि अब सीरियल नंबर के नीचे मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। तो सीरियल नंबर के नीचे जब मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं टेबल डेटा स्टोर करवाता हूँ। सीरियल नंबर है उसका जी 1, और दूसरे वाले टेबल डेटा के अंदर मैं उसका नाम स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, उसका नाम है लेट्स सपोज तलहा। सेव किया, दोबारा से वापस आया, रिफ्रेश किया, तो अब देखें ज़रा निचली लाइन के अंदर 1 और उससे जो साथ वाला सेक्शन है दूसरा टेबल डेटा, उसके अंदर तलहा स्टोर हो चुका है। इसी तरह मैं अगर इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ, मैं नेम के साथ साथ कुछ और टेबल डेटास जो हैं वो स्टोर करवा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने सिटी लिख लिया, फिर उसके बाद मैंने उसका जो है वो CNIC लिख लिया। तो ये 4 किस्म के जो हैं वो मैंने सेक्शन जो है वो बना लिए हैं। अब नीचे ये जो 2 चीज़ें हैं ये भी मैंने ही लिखनी है। सर ये बॉर्डर CSS में आता है या HTML में? ये वाला जो बॉर्डर मैंने लिखा है, ये वाले बॉर्डर की प्रॉपर्टी HTML की ही है। ठीक है, जब मैं स्टाइल का टैग लिख के बॉर्डर लगाऊंगा तो फिर वहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं कि ये एक CSS की प्रॉपर्टी है। ये HTML की ही है जो मैंने लगाई है। ठीक है, सिटी में लिख रहा हूँ उसका फैसलाबाद, FAISALABAD। और उसके बाद लास्ट पे चलते हैं टेबल डेटा पे, तो उसका CNIC जो है वो हम लिख देते हैं कुछ भी। लें जी, तो एक छोटा सा सिंपल सा टेबल जो है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसी तरह की और चीज़ें जो हैं, जैसे मैं अगर इसी टेबल रो को दोबारा से रिपीट करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ कि इसी को जो है वो कॉपी करके पेस्ट करना शुरू कर देता हूँ।
तो ये एक छोटा सा टेबल जो है वो हमारे पास क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर रहे होंगे कि हमने उनको किस तरह फॉर्मेट करना है इस टेबल को। तो वापस चलते हैं ज़रा। तो सबसे पहले यहाँ पे यही सिखाया गया है कि एक टेबल है, उसको बॉर्डर उसने 1 का लगाया, हमने 2 का लगाया था। फिर उसके बाद उसने टेबल रो स्टार्ट की है, टेबल डेटा 2 लगाए हैं उसके अंदर, फिर टेबल रो स्टार्ट की, उसके अंदर भी 2 टेबल डेटाज जो हैं वो स्टोर कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो टेबल हेडिंग की बात हो रही है। टेबल हेडिंग क्या होती है? जो सबसे ऊपर वाली चीज़ होती है, जो सबसे सेक्शन जो है वो ऊपर वाली लाइन में आ रहा होता है, सीरियल नंबर, नेम, सिटी और CNIC। असल में इसको थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड होने का मतलब ये है कि ये टेबल की हेडिंग है और इसको आम सेल्स के टेक्स्ट की तरह नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम इसको टेबल डेटा की बजाय हम क्या करते हैं, इसको हम टेबल हेडिंग का टैग लगा देते हैं, TH का टैग लगा देते हैं। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और TD की बजाय TH लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये TH जब हो जाएगा, सब ये TH हो जाएंगे, तो फिर ये क्या होगा कि इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब आप लोगों को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये एक तो दरमियान में भी आ गया है ऑटोमेटिकली, और दूसरा क्या हुआ है कि ये इसने थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया इसको। टेबल हेडिंग का एट्रीब्यूट ये है कि ये बोल्ड जो है वो कर देता है उस सेक्शन को जिसके ऊपर हम टेबल हेडिंग लगाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। टेबल हेडिंग लगाई है, नेम थोड़ा सा जो है वो बोल्डेड है, और आम जो नीचे टेक्स्ट है वो इतना बोल्डेड नहीं है, वो हमने सिंपल टेबल डेटा के जरिए किया। तो 3-4 टैग पड़े हैं अभी। टेबल का टैग पड़ा, फिर उसके अंदर एक रो क्रिएट की। रो क्रिएट करने के बाद हमने अगर तो हेडिंग लिखनी है तो TH का टैग है, और अगर उस रो के अंदर हमने सिंपल डेटा इंसर्ट करना है तो टेबल डेटा का टैग है, TD बोलते हैं हम उसको। अच्छा जी, अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के रिलेटेड। ठीक है सर, ये बता दें ऑल सेलेक्ट कैसे किया आपने। मैं कोड के ऊपर गया, TH के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो इसके बाद मैंने कंट्रोल D दबाया, फिर दबाया कंट्रोल D, तो अगला सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल D दबाया, फिर उससे अगला सेलेक्ट हो गया। तो जितनी दफ़ा चाहूँगा मैंने ये सारे TH सेलेक्ट कर लिए। अब मैं इनको चाहूँ तो TD कर दूँ। सारों को मैंने चेंज किया, TD हो गया। दोबारा से अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो फिर दोबारा से कंट्रोल D से सिलेक्ट करूँगा सब लोगों को, और इसको मैं TH कर दूँ। ठीक है, नहीं जी। अब उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास सेल पैडिंग की और सेल स्पेसिंग की। ठीक है, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या होती है? ये दोनों चीज़ें जो हैं वो नाम से जाहिर हैं। मैं जूम कर देता हूँ। अच्छा जी, देयर आर 2 attributes called cell padding and cell spacing which you will use to adjust the white space in your table cells. The cell spacing attribute defines the width of the border, while cell padding represents the distance between cell border and the content within the cell. इन दोनों को हम बारी बारी चेंज करके देखेंगे। पहले सेल स्पेसिंग लगा के देखते हैं कि क्या होता है, और फिर उसके बाद हम सेल पैडिंग लगा के देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो देख लें ज़रा क्या दी गई है। वो कह रहा है सबसे पहले कि सेल स्पेसिंग क्या होती है। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइंस द विड्थ ऑफ द बॉर्डर, व्हाइल द सेल पैडिंग represents the distance between cell borders and the content within the cell. तो मैं यहाँ पे आता हूँ टेबल के अंदर, जहाँ पे मैंने बॉर्डर लगाया है वहीं पे मैं जो है इसकी सबसे पहले सेल पैडिंग की बात करता हूँ। ठीक है, सेल पैडिंग जो है वो मैंने 20 कर दी, लेट्स सपोज। वापस आया, चेक किया, सेव करके रिफ्रेश किया, तो अब ये देखें क्या हुआ है। सेल पैडिंग की वजह से इस टेक्स्ट के और इस टेक्स्ट के चारों बॉर्डर्स के दरमियान जो फासला था वो इंक्रीज हो गया। मतलब 20 पिक्सल्स का फासला जो है उसने दे दिया है सेल पैडिंग को, और सेल पैडिंग की वजह से इस टेक्स्ट और इसके चारों बॉर्डर्स के दरमियान का जो फासला था वो इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ गई है? यहाँ तक सेल पैडिंग की समझ आ गई है क्या होता है? जिस इसको समझ आ गई जरा हाथ खड़ा करे और बताया कि सर सेल पैडिंग क्लियर होगी मुझे।
इस लेक्चर को बड़ा वाइजली लेना है, इसको थोड़ा सा जो है वो इम्प्लीमेंट भी करके देखना है साथ साथ। मैं इसके बाद एक असाइनमेंट दूंगा, जो जो वो असाइनमेंट कंप्लीट करेगा वो ग्रुप के अंदर रहेगा, बाकी सब लोगों को रिमूव कर दूंगा। मुझे नॉन सीरियस लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जिनकी इंटेंशंस जो हैं वो पढ़ना नहीं है बल्कि उनकी इंटेंशंस लोगों को तंग करना है। ठीक है, अच्छा जी, चलें ठीक है। सेल पैडिंग का मतलब ये हो गया कि टेक्स्ट और उसके चारों बॉर्डर्स के दरमियान का जो फासला है उसको हम सेल पैडिंग बोलते हैं। अच्छा, अब उससे अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास सेल स्पेसिंग की। तो सेल स्पेसिंग नाम से जाहिर है कि सेल्स के दरमियान की जो स्पेस होती है उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। एक सेल से लेके दूसरे सेल तक का जो फासला है उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। मैंने उसको भी 20 कर दिया, ठीक है, मैंने सेल स्पेसिंग को भी 20 कर दिया। तो अब देखें ज़रा, पहले जो फासला इस सेल और इस सेल के दरमियान था वो कम था, लेकिन अब वो फासला जो है वो इंक्रीज कर चुका है, और इस सेल से लेके इसके बॉर्डर तक का जो फासला था वो भी इंक्रीज कर चुका है। तो अब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया या नहीं हो गया, मुझे बताएं। डिफरेंस क्लियर है? अगर मैं कहूँ कि इम्प्लीमेंट करके बताएं इसको तो क्या करेंगे? चले, मुझे आप लोग ऐसा करें, कमेंट्स के अंदर ना एक एक डेफिनेशन लिखें, बल्कि डिफरेंशिएट करेंगे सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या होती है। एक सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है। साथ इम्प्लीमेंट किस किस ने किया है? इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है इसकी। मैं करूँगा यहाँ पे, मैं करके दिखाता रहूँगा, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा कि सर ने कर दिया, टेबल बन गया यहाँ पे, तो हमने आसानी से एक टेबल बना लिया। लेकिन जब खुद से करेंगे ना तो फिर जो है वो चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएंगी। इनबॉक्स में मैं चेक नहीं करने जाऊँगा अभी, मुझे यहीं पे दिखा दें जो दिखाना है आपने। सेल स्पेसिंग डिफाइंस विड्थ एंड सेल पैडिंग डिफाइंस डिस्टेंस। अच्छा, ये कैसी डेफिनेशन है भाई? सेल के अंदर टेक्स्ट की स्पेस। अच्छा, और सेल स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन डेटा इन द सेल एंड सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन टू सेल्स। ये उल्टा कह दिया बेटा आपने, सेल स्पेसिंग को सेल पैडिंग के साथ आपने चेंज कर दिया। राना मोहम्मद नबील साहब, ठीक है। कामरा नकील की डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। सेल स्पेसिंग इज यूज्ड टू सेट द स्पेस बिटवीन डिफरेंट टेबल सेल्स। सेल पैडिंग इज यूज द स्पेस बिटवीन द एजेस ऑफ द सेल एंड द कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है। सर मैं आपका लेक्चर 3 बार सुनकर प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, एक बार में समझ नहीं आता, 3 दफ़ा सुनना पड़ता है? वाह, या तो मैं बहुत बुरा पढ़ाता हूँ या फिर आपको सही से समझ नहीं आती, पता नहीं अब कहाँ पे मसला है। ठीक है, चलें, सही हो गया। ठीक है जी, अब मुझे यकीन हो गया कि आप लोगों को सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग की समझ जो है वो आ गई है। अब इससे आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इससे अगला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी प्रॉपर्टी में से, टेबल की इसी प्रॉपर्टी में से मैं जो है वो आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा, और वो है हमारी कॉल स्पैन और रो स्पैन। चलें जी, बस ठीक है जी, मुझे समझ आ गई। बहुत ज़्यादा हो गए कमेंट्स, मैं अब पढ़ नहीं पा रहा।
ठीक है, ओके, थैंक यू। चले सर, प्रैक्टिस भी 3 बार करती है। चलें जी, गुड, वेरी गुड, अच्छा है। बस ट्राई करते रहें, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहें तो ये चीज़ें आती रहेंगी, वरना जो है ये मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा समझने की बात है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कॉल स्पैन और रो स्पैन की, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा मर्ज करने का। मर्ज करने का मतलब कि आपने 2 रोज को आपस में मर्ज करना है, या फिर 2 कॉलम्स को आपस में मर्ज करना है, या 3 कॉलम्स को आपस में मर्ज करना है और 1 कॉलम बनाना है। ठीक है, इस तरह के जो काम हैं वो हमने करने हैं। मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल यहाँ पे हम जो है वो करके देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये किया कि टेबल का एक टैग शुरू किया, उसको बॉर्डर लगा दिया 1 का। टेबल रो बनाई, उसकी 3 टेबल हेडिंग्स इसके अंदर क्रिएट कर दी, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर, ठीक है, मुश्किल तो कुछ नहीं है। अच्छा, अब आगे चले तो यहाँ पे उसने एक TR क्रिएट किया, यानी कि टेबल रो क्रिएट की, और उसके अंदर जो पहला टेबल डेटा उसने इंसर्ट किया, उस पहले टेबल डेटे को उसने रो स्पैन दे दिया 2 का। 2 का रो स्पैन देने का मतलब ये हुआ कि ये जो टेबल डेटा है ये 2 रोज की जगह घेरेगा। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे अरलम परलम, वो 2 जो रोज हैं उनकी जगह घेरने वाला है, क्योंकि इसको हमने रो स्पैन दे दिया है 2 का। टेबल डेटा उसको रो स्पैन 2 का दिया, रो 1 सेल 1 दिया। तो अब देखें, रो 1 और सेल 1 अब 2 रोज की जगह पे आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इससे आगे जो भी टेबल डेटा डालेंगे वो यहाँ पे चला जाएगा, उससे आगे टेबल डेटा डालेंगे वो यहाँ पे चला जाएगा। फिर एक नई रो क्रिएट करेंगे, तो नई रो के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी टेबल डेटा डालेंगे वो यहाँ पे आएगा, और उससे आगे जो भी टेबल डेटा डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हुआ ये कि यहाँ पे आते हुए, यहाँ पे आके मैंने रो 1 सेल 1 लिखा था, उसको तो 2 की जगह मिल गई, लेकिन उसके आगे जब हमने TD डाला, उसको रो 1 सेल 2 डाला, तो यहाँ पे इसको तो हमने रो स्पैन 2 का नहीं दिया ना, तो उसको तो 1 ही रो की जगह मिलेगी। फिर उसके बाद अगला टेबल डेटा रो 1 सेल 3, उसको भी हमने 2 का रो स्पैन नहीं दिया, तो उसको भी 1 की ही जगह मिलेगी, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब जब इससे अगली रो में क्रिएट करूंगा, अब आप लोगों को पता है कि जब अगली रो मैंने क्रिएट करनी है, तो इसका जो पहला टेबल डेटा था वो तो ऑलरेडी ऊपर वाली रो ने जो है वो ले लिया हुआ है, क्योंकि उसको हमने रो स्पैन 2 का दिया था। तो पहला जो टेबल डेटा होगा इसका, वो ऑटोमेटिकली रो 2 सेल 2 वो इस रो 1 सेल 1 के बिल्कुल आगे जाके यहाँ पे स्टोर होगा, क्योंकि उसकी पहली रो की जो जगह थी, ये वाली जगह, वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है बाय रो 1 सेल 1। ठीक है, तो उसके बाद रो 2 सेल 2 आ गया और रो 2 सेल 3 आ गया, तो वो चीजें यहाँ पे जाके स्टोर हो। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि इस तरह हम 2 रोज को आपस में स्पैन कर सकते हैं, 2 रोज को आपस में हम मर्ज कर सकते हैं अगर हमें कहीं पे भी जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं जरा। अब बात करते हैं कॉल स्पैन की। कॉल स्पैन का मतलब ये होता है कि 3 कॉलम्स की जो जगह है उसको मर्ज करके हमने 1 कॉलम बनाना है। 3 कॉलम्स की जगह को मर्ज करने का मतलब ये है कि टेबल रो मैंने क्रिएट की, नई वाली एक नई रो क्रिएट की, और अब जो TD था उसको मैंने 3 का कॉल स्पैन दे दिया। 3 का कॉल स्पैन देने का मतलब ये है कि अब 3 कॉलम्स की जगह पे ये वाला टेक्स्ट लिखा जाएगा, रो 3 सेल 1। रो 3 सेल 1 को अब जो जगह मिली है वो 1, 2 और 3 कॉलम्स की जगह जो है वो इसको मिल चुकी है, और वो 3 कॉलम्स को आपस में मर्ज करके 1 कॉलम बना दिया गया है, और उस 1 कॉलम के अंदर हम लिख रहे हैं रो 3 सेल 1। तो मतलब ये हुआ कि इस तरह आप लोग जो है वो कॉलम्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। यहाँ तक बात कंप्लीट है। अगर किसी को मुश्किल है कॉल स्पैन के अंदर और रो स्पैन के अंदर, तो वो मेरे से सवाल पूछ सकता है कि सर ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं है। अगर कन्फ्यूजन है तो बता दें, जिस चीज़ को समझ आ गई है वो क्लियर कर दें, कंफर्म कर दें कि सर इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अब हम कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर मैं कोई आप लोगों को जो है वो
टेस्ट दे दूं, असाइनमेंट दे दूं, तो अब आप लोग कॉल स्पैन और रो स्पैन को लेके उसको पूरा कर सकते हैं या नहीं, ये बताएं। वो मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा और उससे जो है आपने देखना है, सेम उसी किस्म की आउटपुट जो है वो आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि सिंपल एक आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके मैं खुद से पहले कोड करूँगा, उसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर, और सेम उसी आउटपुट का कोड आप लोगों ने करना होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ जी। रो 3 कंफ्यूज्ड, ठीक है जी, रो 3 को भी देख लेते हैं। सर आप दे दें, हम कर सकते हैं, ठीक है जी। लेक्चर के बाद मैं असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा आप लोगों की, ठीक है। वो आप लोगों ने उसका जो कोड है वो करना है और वो आपने मुझे दिखाना है कि आपकी क्या आउटपुट आई। अच्छा जी, सबसे पहले जो लोग रिपीट करने का कह रहे हैं वो देख लें एक दफ़ा गौर से दोबारा। हमने पहली टेबल रो क्रिएट की तो 3 TH क्रिएट कर लिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये तो सिंपल है, ये टेबल रो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। उसके बाद हमने एक और टेबल रो क्रिएट की, उसके अंदर टेबल डेटा इंसर्ट किया और टेबल डेटा के अंदर लिखा रो 1 सेल 1, लेकिन साथ ही हमने उसको एक प्रॉपर्टी दे दी रो स्पैन की और उसको कहा कि ये 2 का रो स्पैन हमने इसको देना है। 2 का रो स्पैन देने का मतलब ये है कि 2 रोज जो है ये आप जो है वो कैटर करेगी और 2 रोज यहाँ पे आया करेंगे। 2 रोज की जगह पे ये एक चीज लिखी जाएगी रो 1 सेल 1। तो रो 1 सेल 1 को हमने 2 रोज की जगह दे दी। अब इससे आगे जो 2 कॉलम्स बचे थे 1 और 2, यहाँ पे जो रोज बची हैं इनको तो एक एक रो की जगह ही मिलनी है ना, इनको तो 2 रोज की जगह नहीं दे सकते हम। क्यों? क्योंकि हमने सिंपल इस TD को 2 का रो स्पैन दिया था। हमेशा याद रखें, जो रो स्पैन और कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी लगानी है आपने किसी टेबल रो को नहीं लगानी, आपने टेबल डेटा को लगानी है, ठीक है। टेबल डेटा का जो टैग है उसके अंदर आप रो स्पैन और कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी जो है वो लगा सकते हैं। तो रो स्पैन हमने रो 1 सेल 1 को दिया तो उसने उसको 2 की जगह दे दी। अगला जो टेबल डेटा था रो 1 सेल 2 वो उसके ऊपर जाके स्टोर हो गया, फिर रो 1 सेल 3 आ गया। और जैसे ही अब हम इस TR को ख़त्म करके अगला TR शुरू करेंगे तो यहाँ पे जो भी टेबल डेटा होगा रो 2 सेल 2, अब क्योंकि इसका जो पहला वाला कॉलम था वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड था, क्योंकि ऊपर वाली रो जो थी उसके ऊपर असरअंदाज हो गई, तो पहला कॉलम तो नहीं आएगा। तो अब जो भी चीज़ यहाँ पे स्टोर करेंगे इसके पहले TD में रो 2 सेल 2 वो ऑलरेडी दूसरे कॉलम के अंदर जाके स्टोर होगी, और जो दूसरे नंबर पे स्टोर करेंगे रो 2 सेल 3 वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली तीसरे कॉलम के अंदर जाके स्टोर हो जाया करेगी। फिर इसी तरह जो कॉल स्पैन की बात अगर करते हैं तो कॉल स्पैन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि 3 कॉलम्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, और 3 कॉलम्स जब आपस में मर्ज हो जाएंगे तो एक कॉलम बन जाएगा, और तीनों कॉलम्स के अंदर मर्ज करके हम जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे उस TD को कॉल स्पैन लगा दिया 3 का लगाया तो 3 कॉलम्स को उसने आपस में स्पैन कर दिया। रो स्पैन 2 का लगाया तो 2 रोज को उसने आपस में मर्ज कर दिया या फिर स्पैन कर दिया, तो कॉल स्पैन लगा दिया उसने 3 का, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं और टेबल बैकग्राउंड की बात करते हैं। यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यू कैन सेट टेबल बैकग्राउंड यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग 2 वेज। BG कलर टेबल एट्रीब्यूट है हमारे पास BG कलर का, और यू कैन सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ होल टेबल और जस्ट फॉर 1 सेल। और बैकग्राउंड का एक एट्रीब्यूट है यू कैन सेट बैकग्राउंड इमेज फॉर होल टेबल और जस्ट फॉर 1 सेल। तो बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, और हम BG कलर से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने जो लगाई है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है बॉर्डर इज इक्वल टू 1 है, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू ग्रीन है। तो एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर की और एक प्रॉपर्टी है BG कलर की। BG कलर येलो है, तो अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये देखें सारा कलर जो है वो येलो हो गया, लेकिन बॉर्डर कलर क्योंकि ग्रीन है इस वजह से बॉर्डर का कलर आप लोगों को जो है वो ग्रीन नजर आ रहा होगा। हम भी करके देख लेते हैं। टेबल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे सेल स्पेसिंग के बाद
मैं जो है वो बॉर्डर ये बीजी कलर की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, बीजी कलर में कर देता हूँ येलो, ठीक है। और उसके फ़ौरन बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड कर दें जी, शाकिर साहब कह रहे हैं रेड कर दें, तो अब रेड कर देते हैं। यहाँ पे आए तो ये देखें जी, अब येलो हमारा जो है वो बैकग्राउंड हो चुका है और जो हमारा बॉर्डर कलर है वो रेड हो चुका है, ठीक है। सर कलर कोई भी लगा सकते हैं? हाँ जी जी, कलर बिल्कुल कोई भी कलर लगा सकते हैं आप। इसके अलावा आप लोग जो कलर हैं उनको आप जो है बाय देयर कोड भी एक्सेस कर सकते हैं। एक आप लोगों को गूगल की एक्सटेंशन मिल जाएगी कलर जिला की, कलर जिला एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे आप लोग तो किसी भी कलर का कोड जो है अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ऐड टू क्रोम कर लिया। सर बॉर्डर कलर एंड बीजी कलर इज CSS नाउ। नहीं, अभी CSS की तरफ नहीं जा रहे हम। अभी तक मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में पढ़ाई हैं वो सारी की सारी HTML की हैं और HTML से ही जो है वो अभी मैं लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। CSS की प्रॉपर्टीज का आपको तब पता लग जाएगा जब मैं स्टाइल का टैग लगाऊंगा, स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर जो है हम काम कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने अब क्या करना है कि अगर मैंने पूरे वेब पेज के ऊपर कहीं से भी देखना हो कि इस चीज़ का कलर क्या है या इस सेक्शन का कलर क्या है, लेट सपोज मैं यहाँ से लिख लेता हूँ dapper.reviews खोल लेते हैं और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वाला जो कलर है वो क्या है, क्योंकि आप लोगों को अक्सर कुछ कलर्स ऐसे मिलेंगे जिन कलर्स के अंदर कुछ शेड्स होते हैं, ठीक है। शेड्स होने का मतलब ये होता है कि आप जो है वो उसको लेके कुछ ऐसे चल रहे होते हैं कि डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल क्या करेंगे, इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। आप इसको जिस भी सेक्शन के ऊपर मूव करेंगे आप वो ऊपर जो है इस बार के अंदर आप लोगों को वो बताता रहेगा कि इसका कलर क्या है, ठीक है। मैं इस सेक्शन के ऊपर ले गया तो इसने इसका कलर बता दिया। जैसे ही मैं आर के ऊपर गया हूँ तो आर का कलर बता दिया इसने, और मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो ऑलरेडी उसका जो भी कलर कोड था वो उसने मुझे कॉपी करके दे दिया। मैं सिंपल जाके क्या करूँगा, आप उसको पेस्ट कर दूंगा और मुझे ये पता लग जाएगा। मैं अगर गूगल के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ इस कलर को तो अब वो देखें उसने मुझे उसके कलर्स जो है वो बता दिए कि आपने इस कलर को जो है वो पिक किया है, ठीक है जी। तो इसको अगर आप यूज़ कर लेंगे तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद है हमारे पास टेबल हाइट और विथ भी आप लोग इसकी जो है वो सेट कर सकते हैं। उसने विथ कर दी है 400, ये पिक्सल्स के अंदर है, ठीक है। अगर आप इसके साथ परसेंटेज या फिर परसेंटेज का साइन नहीं लगाते, परसेंटेज में भी वैसे आप मैनेज कर सकते हैं इसको कि इसकी विथ जो है वो 400 है, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी विथ जो है वो चेंज कर देता हूँ, विथ मैंने कर दी 100%, ठीक है। मैंने परसेंटेज में अगर इसको मैं लेके चला, वापस आया, चेक किया रिफ्रेश करके, तो अब देखें ज़रा पूरी बॉडी की जितनी भी विथ थी उसने उसको टोटल पूरी विथ के ऊपर 100% विथ के ऊपर जो है वो मेरा टेबल जो है वो आ चुका है, ठीक है। इसी तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसकी हाइट को भी मैनेज करना चाहते हैं, HIE क्या होते हैं स्पेलिंग, HEI होते हैं, GHT। हाइट के स्पेलिंग मुझे कभी याद नहीं हुए, E और I के अंदर हमेशा कोई ना कोई मसला आ जाता है मुझे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसकी हाइट जो है वो कर दी कोई 400 पिक्सल्स, या सिंपल मैं अगर PX नहीं भी लिखूंगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली पिक्सल्स के अंदर ही मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये तकरीबन 400 ही थी, कम या ज़्यादा करके आप इसको जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो विथ और हाइट आप लोग सेम, ये देखें आप लोग जो भी टैग जो भी एट्रीब्यूट लगा रहे हैं
वो टेबल के टैग के अंदर लगा रहे हैं। मैं कहीं अगर जाके चेंज करना चाहूँ TR को, अगर मैं सिंपल इस TR का जो कलर है वो चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी जाके BG कलर की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। इसका BG कलर जो है वो मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। मैं सिंपल कह रहा हूँ कि इस टेबल रो को ग्रीन करना है, तो अब देखें सिंपल वो वाली जो टेबल रो थी वो सारी की सारी ग्रीन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी सेल के अंदर जाके आप उसको जो है वो अलग से कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हो, किसी रो के अंदर जाके उसको लगा सकते हो। आप लेट सपोज चाहते हो कि ये जो है आपकी जो पहली रो है टेबल डेटा वाली, उसका जो लास्ट CNIC वाला सेक्शन है वो रेड हो जाए, तो देखें ज़रा पहली रो के ये टेबल डेटा के अंदर जाता हूँ मैं इसको, और BG कलर जो है वो मैं लगा देता हूँ रेड का, ठीक है। तो अब वो वाला जो सेक्शन है वो हमारा रेड हो चुका है। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर इसका आउटसाइड वाला बॉर्डर कैसे रिमूव करेंगे? अच्छा, उसके लिए हम CSS यूज़ करेंगे और CSS में देख लेंगे कि हमने किस यहाँ पे जो बॉर्डर की प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर की प्रॉपर्टी टेबल को भी बॉर्डर लगाती है और सेल्स को भी बॉर्डर लगाती है, ठीक है। लेकिन जो CSS वाली बॉर्डर की प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम अलग से डिव्स डिफाइन करके भी जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं, और अलग हर एक सेक्शन को जो है वो जिसको चाहे हम बॉर्डर लगाएं और जिसको चाहे हम छोड़ दें, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ लाइव आने के लिए वो OBS स्टूडियो है, OBS स्टूडियो। उसके ज़रिए मैंने अपना फेसबुक कनेक्ट किया है और उसके ज़रिए मैं जो है वो वीडियोस बनाता हूँ और लाइव आता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप कहीं पे ज़रूरत पड़ती है। OBS इज़ फ्री, ठीक है, उसके वो पेड नहीं है। अच्छा जी, ले जी, यहाँ तक चीज़ें अगर क्लियर हो गई हैं तो हम फिर आगे चलते हैं। सर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं नहीं हूँ भाई गुस्से में, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मुझे गुस्से में आने की ज़रूरत ही क्या है? मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक रत्ती बराबर भी मेरे जो डिज़ाइनर्स हैं वो कैनवा यूज़ ही नहीं करते, वो जो है वो अपने फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के ऊपर काम करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो काम चल रहा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ उन बेचारों को पड़ रहा है जो कैनवा को यूज़ करके जो है वो फाइवर के ऊपर अर्निंग कर रहे थे, लेकिन उनके लिए भी मैंने बंदोबस्त कर दिया है, नया कैनवा उनको बाय करके दे दिया। सर स्टीम यार्ड ज़्यादा बेस्ट नहीं है? हाँ जी, स्टीम यार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो भी अच्छा है। लेकिन मेरे लैपटॉप के साथ शायद उसको कोई दुश्मनी है, इसलिए वो यहाँ पे चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने OBS को यूज़ कर लिया। अच्छा जी, अब उसके बाद हम चलते हैं टेबल हेडर और बॉडी की तरफ। टेबल हेडर आप लोगों को पता है कि जब भी कोई वेबसाइट की बात करते हैं आप, जैसे मैं अगर बात करूं डेपर की, तो डेपर के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है एक हेडर है। उस हेडर के अंदर आप जो है ये फ़लाँ मेन्यू आइटम्स आ रही हैं, फिर उसके बाद उस वेबसाइट की बॉडी है, ये सारी बॉडी है, और नीचे एक फुटर है, उस फुटर के अंदर भी कुछ मेन्यूज़ आ रहे हैं, और जो है वो एक एफिलिएट डिस्क्लोजर जो है वो लिखा गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है इस तरह ही का सेक्शन अगर हम अपने टेबल के लिए लें। अच्छा जी, अब क्या हो गया कमेंट्स के अंदर? आप सर कोई ऐसी एक्टिविटी करवा के नोट करें उस बंदे को काइंडली, ताकि सबका नुकसान ना हो। आबिद, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको ढूंढता फिरूं कि वो कौन है, मुझे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है तो आप लोगों को पड़ना है, ठीक है। मुझे कोई, मैं तो बड़ा डिसहार्ट हुआ हूँ, मुझे तो मैं मतलब सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो सिंपली चीज़ जो है वो आज तक
बैच 8 बैचेस मैंने पढ़ाए हैं और कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि किसी एक स्टूडेंट ने उसका पासवर्ड चेंज किया हो। तो अब वो यहाँ पे आके इस तरह की चीज़ें होंगी तो मैं तो डिसहार्ट होऊंगा ना कि यार मैं इनको ये चीज़ें इनके फ़ायदे के लिए दे रहा हूँ और ये जो है वो पाकिस्तानी सोच इस्तेमाल करके वहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर करें आप लोग, मुझे कोई मसला नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्यों चीज़ें ऐसी जो है वो यूज़ करूँगा। सर टुडे कुड वी स्टडी लेस, इट्स जस्ट अ बिट टफ। हाँ जी, आज थोड़ा ही पढ़ेंगे, जहाँ पे आप लोग कहेंगे कि सर बस ब्रेक लगा दें वहाँ पे मैं ब्रेक लगा दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा जी, चलें अब बहरहाल आगे चलते हैं, मूव ऑन, अगले लेक्चर्स के ऊपर करते हैं थोड़ा सा और डिटेल के अंदर इसको, टेबल्स को डिस्कस कर लें। मेरा तो इरादा था कि आज हम फॉर्म्स भी पढ़ लें, HTML फॉर्म्स भी, लेकिन चलें अगर आप लोगों को रोज़े से लग रहा है कि नहीं पढ़ सकते तो इंशाल्लाह उसको हम कल पढ़ लेंगे। सर जी काइंडली न्यू पासवर्ड हमें भी बता दें। कौन सा न्यू पासवर्ड भाई? वापस आए जी, ज़रा लेक्चर की तरफ आए। लेक्चर अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था हेडर की, फुटर की और उसकी बॉडी की। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडर है, हेडर में कुछ मेन्यू आइटम्स जो हैं वो आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ये बॉडी है, बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट है और लास्ट पे हमारे पास नीचे एक फुटर है। तो फुटर के अंदर इसी तरह अगर हम टेबल को देखें तो टेबल के अंदर भी इस तरह हम कर सकते हैं कि ऊपर हम एक टेबल हेडिंग बना लें TH के नाम की, T हेड के नाम की, और नीचे जो है वो हम फुटर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो चीज़ें लेके चल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ तो T हेड क्या है? टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल हेडर। T बॉडी क्या है? टू इंडिकेट द मेन बॉडी ऑफ द टेबल। और T फुट क्या है? टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल फुटर। हमेशा याद रखें कि ये तरतीब ऐसे ही रहेगी, पहले T हेड आएगा, फिर उसके बाद T बॉडी आएगा और फिर उसके बाद T फुट आएगा। तो T फुट अगर आपने कोड के अंदर पहले लिखा हुआ है T बॉडी से तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट जो है वो नीचे ही आएगा, आउटपुट के अंदर वो नीचे ही शो होगा। T बॉडी के अंदर जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो दरमियान में आएगा और T हेड के अंदर जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो ऊपर आएगा। अभी आप लोग फ्री वाला कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग आसानी से अपनी फाइवर इमेजेस बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्रो के अंदर सिंपल ये था कि आप लोगों को कुछ बने बनाए प्रीमियम टूल्स और टेम्पलेट्स जो थे वो मिल जाते थे, जिसको आप अपने जो है वो डिज़ाइंस के अंदर यूज़ कर लेते थे। तो अगर अब नहीं मिल रहा आप लोगों को तो कोई मसला नहीं है, आप फ्री वाला यूज़ कर लें, उसमें भी आपको बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे टेबल के अंदर बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल का लगा हुआ है, विड्थ उसने 100% की है इस टेबल की। उसके अंदर सबसे पहले ये देखें कि जो TR है उसने उसको कॉल स्पैन दिया है 4 का। कॉल स्पैन 4 देने का मतलब ये है कि वो इसको हेड बनाना चाहता है। तो दिस इज द हेड ऑफ द टेबल, उस TD के अंदर उसने उसको लिख दिया। उसको वैसे करना ये चाहिए था कि इसको ज़रा TH के अंदर लिखता, ताकि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कि दिस इज द हेड ऑफ द टेबल, इसको थोड़ा सा वो बोल्ड कर देता। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद अब ये देखें कि उसने ये T हेड का टैग यहाँ पे ख़त्म कर दिया। T हेड स्टार्ट किया था, T हेड के अंदर टेबल रो क्रिएट की थी, उस टेबल रो के अंदर टेबल डेटा इंसर्ट किया था। अब उसने T हेड के फौरन बाद T फुट बना दिया, T बॉडी नहीं बनाया, T फुट बना दिया। तो T फुट के अंदर जो टेबल रो क्रिएट की उसको भी 4 का कॉल स्पैन दे दिया और दिस इज द फुट ऑफ द टेबल वो लिख के सारा। तो उसने ऑटोमेटिकली वो T फुट जो था वो जो क्रिएट किया, अब वो देखें वो ऑटोमेटिकली उस टेबल के नीचे आ रहा है।
और टेबल बॉडी जो है, जो टेबल बॉडी का कोड है, हालांकि उसने कोड करते हुए टेबल बॉडी नीचे लिखा है ये सेल 1 सेल 2 सेल 3, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली दरमियान में आ रहा है। तो इस तरह जो है वो आप इसको देख सकते हैं कि सर हम जो टेबल हेड है उसको ऊपर लिखेंगे, टेबल बॉडी को नीचे लिखेंगे और फिर सबसे नीचे जो है वो टेबल फुट को लिखेंगे। सर HTML और CSS की प्रैक्टिस के लिए कोई वेबसाइट बता दें जहाँ पर जाकर हम प्रैक्टिस कर सकें। W3 स्कूल्स एक अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लें, सारी HTML CSS कंप्लीट हो जाएगी। सर आप काइंडली हमारे लिए अगेन प्रोवाइड कर दें, एटलीस्ट मेरे जैसे नॉन टेक्निकल बंदे को बहुत ज़्यादा फेवर मिलती है प्रीमियम से। अब मुझे ये बताओ कि अब क्या गारंटी है कि अब मैं अगर कोई प्रीमियम टूल जो है वो आप लोगों को दे दूंगा तो अब उसका पासवर्ड चेंज नहीं होगा। अब जो है जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मुझे आप लोगों से ज़्यादा अदीब है, क्योंकि उनके साथ मेरा ज़्यादा वक्त गुजरा है। उन लोगों ने मुझे ज़्यादा प्राउड फील करवाया कि हाँ मैंने अगर उनको हेल्प किया था तो उन्होंने मुझे अर्न भी करके दिखाया। तो आप लोगों में से अब मुझे कौन गारंटी दे सकता है कि सर अब जो है वो टूल्स के जो पासवर्ड्स हैं अब वो चेंज नहीं होंगे, अब आप जो है वो बिला झिझक जो है वो हमारे साथ चीज़ें शेयर कर देते हैं। आप में से आप लोग मुझे गारंटी दे दें कि सर नहीं होंगे, अब पासवर्ड्स चेंज नहीं होंगे, हम सब उसको यूज़ करेंगे हमारी फलाह के लिए, हमारी ही अर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए आप लोग मैं शेयर करता हूँ। अब चेंज अगर आप लोग कहते हैं कि सर ठीक है हम ये गारंटी देते हैं कि अब नहीं चेंज होगा, तो ठीक है मैं शेयर कर देता हूँ। सर आपको ऐसी प्राइवेसी लगा दें कि पासवर्ड चेंज नहीं हो सके। देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं हर एक अकाउंट को बार बार जो है वो रिकवर करता रहूं, और मैं इतना टाइम दे ही नहीं सकता इन चीज़ों को, क्योंकि ये मेरे यूज़ की नहीं है, ये आप लोगों के यूज़ की हैं। ठीक है, ये मैं तो इनको यूज़ ही नहीं करता। इनएक्टिव शुड बी रिमूव सर, ठीक है जी, वो मैं कह देता हूँ लैब मैनेजर्स को रिमूव कर देंगे। सर नेक्स्ट ऐसा हो तो आप ना शेयर करें कुछ भी। चलें जी ठीक है, डन हो गया। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो मैं फिर दोबारा से ऐसी कोई प्रीमियम टूल जो है वो भी शेयर नहीं करूँगा। अभी ये देखिए हमने वर्डप्रेस शुरू ही नहीं किया। आप लोगों को मैंने जो एग्जांपल स्टार्ट में दिखाई थी ना, मैंने कुछ आप लोगों को जो है वो वेबसाइट्स अपनी दिखाई थी, जैसे सजावट है, सेफ्स्काई है। इस तरह के अगर बिजनेसेस आप लोगों ने स्टार्ट करने हैं ना तो बेटा वो प्रीमियम प्लगइन्स के बगैर आप कर ही नहीं सकते, आप उनके बगैर चल ही नहीं सकते। सबसे पहले तो इस लेआउट को ही नहीं ला सकते आप, जो लेआउट यहाँ पे इसके ऊपर जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो फ्लैटसम का थीम है एक, मैं अगर आप लोगों को वहाँ पे ये दिखाऊँ, इधर जो ये इसके ऊपर यूज़ हो रहा है फ्लैटसम थीम प्राइस में, अगर आप लोगों को बताऊं प्राइसिंग टेबल है यहाँ पे इनका पूरे का पूरा। तो ये देखें ज़रा, एक बंदे के लिए इट इज़ प्राइस्ड एट अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ $59। एक वेबसाइट के लिए यूज़ करने के लिए जो प्राइस है इसकी वो $59 है। आप लोग 100 लोग हैं जो अभी एक्टिव बैठे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो सेफ्स्काई है इसके ऊपर जो थीम यूज़ हो रहा है वो 2 थीम्स यूज़ हो रहे हैं, एक है जेनेसिस का और एक है एस्पायर प्रो का। एस्पायर प्रो थीम प्राइस में अगर यहाँ पे लिखता हूँ तो वो आप लोगों को कितने में मिलेगा वो देख लें। ये नज़र आ रहा है $99.95, $100 ये बनते हैं। और इसके अलावा जेनेसिस का थीम जो इसके साथ यूज़ करेंगे एज अ पेरेंट थीम
जेनेसिस फ्रेमवर्क प्राइस में अगर लिखता हूँ, ये 2 थीम्स इस वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है, उसको भी देख लेना। तो $59.95, $60 ये हैं और तकरीबन $100 ये हैं, तो $160 तो सिर्फ थीम के हैं, सिर्फ थीम के, जो जिसने सिर्फ लेआउट सेट करना है। उसके बाद प्लगइन्स आएंगे, उसके बाद आपका प्रीमियम कंटेंट आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को खुद से खरीदना पड़ेंगी तो कैसे करोगे? अगर किसी क्लाइंट के लिए खरीदना पड़ेंगी तो कैसे करोगे? ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं आगे आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था, ठीक है। तो अभी से अगर आप लोगों की कैनवा के ऊपर ही नीयत ख़राब हो गई है तो चीज़ें आगे कैसे चलेंगी? कैनवा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, उसकी तो प्राइस मुझे नहीं याद भी नहीं है कि कितनी है, तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो आगे प्रीमियम आप लोगों के साथ जाके शेयर करनी है वो तो बहुत महंगी चीज़ें हैं और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। आप अपनी थीम अपनी वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ करें, अपने बिजनेसेस डेवलप करने के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करें। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इन थीम्स को आगे बेच रहे हैं। फाइवर के ऊपर उन्होंने गिग लगाई है कि मैं आपकी जो फ्लैटसम की थीम की प्राइस है वो मार्केट के अंदर $59 है, मैं $30 के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल कर दूंगा फ्लैटसम। तो वो $30 क्लाइंट भी कहता है कि यार बाइट से $59 का लेना है मैंने थीम, उसके बाद मैं इंस्टॉलेशन के अलग से पैसे दूंगा, तो यहाँ पे $30 के अंदर मैं थीम खरीद लेता हूँ उसे, ठीक है। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके अभी सीखने को आप लोगों को मिलेंगी। लेकिन अगर अभी से ही छोटी छोटी चीज़ों पे ही आपका नीयत ख़राब होने लग जाएगी तो मैं ऐसी चीज़ें कैसे शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। चलें जी, ठीक है, क्लोज दिस टॉपिक। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा, मेरी चीज़ें हैं ही आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ही हैं। आप लोगों को फ़ायदा मिलता है इससे, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें दोबारा से होंगी तो फिर मैं आई एम सॉरी टू से मैं दोबारा से बार बार जो है वो जो है आप लोगों के साथ इस तरह के प्रीमियम टूल्स शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। ये नॉन सीरियस लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो काम करना चाहते हैं, जो अर्न करना चाहते हैं, जो लर्न करना चाहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल नॉन सीरियस लोगों के लिए नहीं है। अब इसके बाद और कोई जो है वो इसके ऊपर कमेंट नहीं आएगा। वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। ठीक है जी, आगे HTML फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। अभी आज का जो हमारा सेशन है पूरे का पूरा, उसके अंदर हमने टेबल्स क्रिएट करना सीखे हैं और आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतना बहुत है। हम फॉर्म्स की बात जो है वो कल को करेंगे, या फिर इसके बाद हमारे पास अगर कोई सेक्शन बचता है तो ठीक है। बटन्स हैं और फॉर्म्स हैं, ये एक पूरा लेक्चर है जो किसी दिन कल को मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम CSS जो है वो डिस्कस करें और फिर उसके बाद जो है हम फॉर्म्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कल को इंशाल्लाह CSS के ऊपर लेक्चर होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने CSS जो है वो इम्बेड कैसे करनी है
अपनी HTML के साथ कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों के ज़रिए हम HTML के साथ CSS को यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी जो आज का टास्क है वो मैं जो असाइनमेंट है वो मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा आप लोगों ने जो काम करना है वो करना ये है कि W3 स्कूल्स के ऊपर जाना है, ठीक है। ये पूरी की पूरी एक ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल आप लोगों को मिल जाएगा। इसके ऊपर जो है वो HTML की बात करते हैं अगर, तो HTML की बहुत सारे टैग्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे HTMल के अंदर के पेज टाइटल के अंदर क्या लिखते हैं हम, हेडिंग जो है वो H1 से क्या होता है, पैराग्राफ से क्या होता है, राइट योरसेल्फ अगर करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल के अंदर जो है वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर इंट्रोडक्शन की तरफ अगर जाना हो तो यहाँ से इंट्रोडक्शन पे चले जाएंगे। कुछ HTML टैग्स के बारे में बात की होगी, फिर HTML एडिटर हैं, बेसिक हैं, एलिमेंट्स हैं HTML के। तो यहाँ से आप लोग इनकी सारी की डिटेल चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। जैसे ये हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि हेडिंग 1 जो है वो स्टार्ट ज़्यादा होता है, हेडिंग 2 का साइज़ कम होता है, हेडिंग 3 का कम होता है। फिर उसके बाद पैराग्राफ्स की बात की है, तो पैराग्राफ्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। फिर HTML स्टाइल्स की बात की है, आई एम रेड, आई एम ब्लू, आई एम बिग, तो ये भी हमने बोल्ड करना सीखा था और कलर चेंज करना सीखा था। इसके अलावा फॉर्मेटिंग की अगर बात की तो हमने फॉर्मेटिंग में इटैलिक करना और सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की बात की थी। अब ये देखें, ये वही चीज़ें हैं जो W3 स्कूल्स हमें बता रहा है, जो हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इनको ज़रा और डिटेल के अंदर अगर आपने प्रैक्टिस करना हो तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद अच्छा जी, लाइन जी दिखाएं किसने करवानी है, अपनी प्रोफाइल किसने चेक करवानी है बताएं। लाइन दें, यूज़र नेम दें, जल्दी करें। उमैर अली, आपको हर दफ़ा जब भी कोई नई चीज़ लिखनी है तो वो सेव करना होता है उसके बाद, और फिर उसके बाद जो है आप उसको व्यू कर सकते हो, उसकी आउटपुट को। अच्छा जी, सबसे पहली बात, ये स्किल काउंसिल है किसी का प्रोफाइल, ये है जी हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान असलम है शायद। आई हैव मोर देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट। आपकी जो पहली लाइन है ना, उसके अंदर आके मुझे शक इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आपने अभी तक फाइवर के ऊपर कोई अर्निंग नहीं की, इवन कि आपने अपनी टैग लाइन भी नहीं लिखी, और आप जो है वो पिछले 7 साल से वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं और बिलीव करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर। तो मैं अगर इसको एज अ क्लाइंट देखूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि भाई 7 साल से आप वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, तो क्या आपको 7 साल तक फाइवर का किसी ने बताया ही नहीं कि आप जो है वो 7 साल से वेब डेवलपमेंट करते रहे? किसी ने बताया नहीं कि फाइवर के ऊपर जो है वो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना के आप डॉलर्स कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, इसको थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है। 2 साल पे ले आए इसको, 2 साल बहुत होते हैं, क्योंकि अभी फाइवर के ऊपर आप नए हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को ख़राब करेंगी, आपके यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करेंगी।
फौजिया का वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के चक्करों में उन्होंने 3 दफ़ा विंडो कर ली है। ओ भाई क्यों कर ली विंडो, क्या मसला आ रहा था? वर्डप्रेस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसको हम सीख लेंगे इंशाल्लाह आने वाले तो कुछ दिनों के अंदर उसकी इंस्टॉलेशन हमने सीख लेनी है। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा, सब लोगों को इकट्ठे ही सिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक गिग लगाई है आपने और उसमें लिखा है कि आई विल डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन द वर्डप्रेस वेबसाइट इन 24 आवर्स। ठीक है जी। बेसिक पैकेज की जो डिलीवरी है वो आपने 2 डेज़ रखी है, तो 2 डेज़ डिलीवरी यहाँ पे रख के आपने यहाँ पे 24 आवर्स लिख दिया टाइटल के अंदर, तो आपके कॉल और फेल के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा तजाद आ गया कि टाइटल में कह रहे हो 24 आवर्स और उसका जो डिलीवरी टाइम आपने रखा है वो 2 डे रखा है। ठीक है कि 2 दिन की डिलीवरी है, इसकी 5 डेज़ की और इसकी 7 डेज़ की है। 2 दिन के अंदर एक पेज बना के दोगे, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, इसकी थोड़ी सी आपने जो अभी करनी है रिसर्च करनी है, वो आपने इसकी प्राइस के ऊपर करनी है कि आपने ये जो प्राइस लिखी है आया मार्केट के अंदर यही प्राइस चल रही है या फिर कम है या फिर ज़्यादा है, कि न्यू सेलर्स जो हैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और न्यू सेलर्स उसकी प्राइस कैसे रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो गिग लिखी है ये थोड़ी सी मैंने आप लोगों को बताया था, आप इसके अंदर इस गिग को बोल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखें और थोड़ा सा और लेंथी करें इसको। ठीक है, जिसके अंदर आप क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की बात करें, जिसके अंदर आप फास्ट डिलीवरी की बात करें, जिसके अंदर आप जो है वो मनी बैक गारंटी की बात करें कि अगर आपको काम पसंद नहीं आया तो हम मनी बैक गारंटी जो है वो आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के काम जब आप करेंगे तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैंने यहाँ से देखी है वो ये है कि अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये टिक लगे हुए हैं, जो सिल्वर पैकेज है उसके अंदर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं है। गुड, वेरी गुड। गोल्ड पैकेज के अंदर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन जब आप प्लाटिनम के अंदर आते हैं तो आप प्लाटिनम पैकेज के अंदर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं दे रहे। वाई भाई, जो बंदा आपको 29,000 रुपया दे रहा है, 29,278 रुपये दे रहा है, आप उसको ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी नहीं दे रहे। हाँ, 22,000 वाले को दे रहे हो तो भाई वो तो बंदा ये वाला पैकेज नहीं बाय कर लेगा फिर आपसे। ये वाला पैकेज क्यों बाय करेंगे लोग जब उसके पैसे ज़्यादा हैं और उसके फीचर्स कम हैं। ठीक है, तो इस तरह की गलती नहीं करनी भाई, फंक्शनैलिटी यहाँ पे भी देनी पड़ेगी आपको जो आपकी ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, कैन यू इंस्टॉल वर्डप्रेस, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, येस ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस। आपने यहाँ पे बात की है डेवलपमेंट की कि आप गिग बना के दोगे, पूरी वेबसाइट बना के दोगे, और क्वेश्चन में आप पूछ रहे हो कि कैन यू इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो जाहिरी बात है जो बंदा वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना सकता है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल भी कर सकता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन होगी तो उसके बाद जो है वो हमारा काम होगा। तो कोशिश करेंगे इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे इज्तनाब करें, ये आपके कैरियर को ख़राब कर सकती हैं। ऐसी गिग के ऊपर कोई नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं करेगा फिर आपको। रिलेटेड टैग्स के अंदर भाई अब ये HTML टू वर्डप्रेस लिखने की क्या ज़रूरत थी? HTML टू वर्डप्रेस टोटली एक डिफरेंट फील्ड है और वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाना, डेवलप करना एक टोटली डिफरेंट चीज़ है जिसके अंदर CSS का भी कोई यूज़ नहीं होता। हाँ, वर्डप्रेस इंस्टॉल की बात करते हो तो ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस इंस्टॉल भी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की गिग के अंदर डालोगे। हाँ, वर्डप्रेस डिज़ाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो, वूकॉमर्स लिख सकते हो, तो ये 2 टैग्स ठीक हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो चेंज करें आप इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं आप ज़रा। ये उमुल बनीन ने अपना यूज़र नेम गलत लिखा है, स्पेस नहीं आती दोनों में, स्पेस की जगह पे कुछ और होगा, ज़रा गौर से देखें। यूजर्स अंडरस्कोर आमिर फॉर शहजाद, आमिर, और फॉर दूसरा है न्यूमेरिक और SHAHZAD।
हाँ जी, आई विल कंप्लीट ड्रीम्स, इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिविटी। कंप्लीट नहीं करें, कंप्लीट की जगह पे कोई और वर्ड यूज़ करना। My name is Amit Shehzad. I am a front-end web developer. I create responsive websites, layouts, and themes with Bootstrap, HTML5, CSS3. I work as a front-end developer in different software houses. ये चीज़ मेंशन नहीं करें, बिल्कुल भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब करता रहूँगा। आई एम वर्किंग इन वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन। वर्डप्रेस का थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे, आप वर्डप्रेस में किस किस किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं, जैसे ई कॉमर्स की एग्जांपल दे दें, वहाँ पे अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट्स की एग्जांपल दे दें, कोई बिजनेस वेबसाइट की एग्जांपल दे दें, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप लिखेंगे। स्किल्स वाला सेक्शन, वर्डप्रेस ORG क्यों लिखा है भाई, वर्डप्रेस सिंपल लिखें। HTML5, CSS3, Bootstrap 4, इन चीज़ों को अलग अलग से लिखना है। HTML5 एक अलग स्किल है, CSS3 एक अलग स्किल है, Bootstrap एक अलग स्किल है, ठीक है, अलग से लिखें। या फिर आपने अलग अलग अगर लिख दिया है तो वो उसको रिमूव कर दें यहाँ से। एडोब फोटोशॉप और फोटो एडिटिंग अगर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव एंड स्टनिंग वेबसाइट। अच्छा, कभी कभार ना थोड़ा सा ये देखें ज़रा मुश्किल आ जाती है, यहाँ पे आपने जो टाइटल लिखा है ना वो डॉटेड लाइंस के अंदर जा रहा है, मतलब सी मोर। जब तक वो आप जो आपका यूज़र है वो आपकी गिग को क्लिक करके नए टैब में देखेगा नहीं, उसको पता नहीं लगेगा कि ये टाइटल क्या है। कि आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव एंड स्टनिंग वेबसाइट, उसके आगे भी कुछ है लिखा हुआ आपने, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा और वो फाइबर ने डॉटेड लाइंस लगा दी हैं। तो कोशिश किया करेंगे इतनी सी जगह के ऊपर आपका पूरे का पूरा जो टाइटल है वो फिल हो जाए और यहीं पे पूरा कंप्लीट टाइटल लोग जो हैं वो पढ़ सकें, ठीक है, और डॉटेड लाइंस के अंदर ना जाए। फाइबर आपको जो है वो दिखा रहा होता है, साथ साथ सजेशंस दे रहा होता है कि आपका ये जो टाइटल है ये टू लॉन्ग हो गया या टू शॉर्ट है या फिर ये जस्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लें इसको। फिर उसके बाद आई विल क्रिएट रिस्पॉन्सिव एंड स्टनिंग वेबसाइट लेआउट्स, इसके लिए ठीक है जी। ये कॉन्फ़िगरेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी है जी आपने, यही चीज़ आपने खुद लिखी है और वहीं पे आपने गलती कर दी है, बाकी चीज़ें कॉपी की हैं गूगल से, वो ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये गलत कर दिया। और अबाउट दिस गिग के अंदर भी आपने कुछ नहीं लिखा, गिग के अंदर डिटेल में लिखना होता है, 15-20 लाइनों की डिटेल होती है जिसके अंदर आपने बताना होता है कि मैं इस गिग के अंदर क्या क्या कर सकता हूँ। मैं इसको नहीं देख रहा, टाइम ज़ाया होगा, पहले इसको इम्प्रूव करके आए। webtech_7 लव टू टर्न योर इमेजिनेशंस इनटू रियलिटी, ठीक है जी, अच्छा है। और आई कैन डिज़ाइन एंड डेवलप एलिगेंट एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट्स, मोर ओवर आई कैन डू कन्वर्जन्स, एडिट फॉर्मेट PDF, MS Word and stunning PowerPoint presentations. I am very passionate about my work and client satisfaction. थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पे लिखें, डिस्क्रिप्शन को और ज़्यादा डिटेल्ड बनाएं। स्किल्स वाला सेक्शन छोटा है, और ज़्यादा स्किल्स इसमें आ सकती हैं। HTML CSS अलग अलग करके लिखें, PHP की स्किल डालें इसमें, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन डालें, प्लगइन्स डालें, थीम्स डालें, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाल सकते हैं आप। और इसके बाद गिग्स चेक कर लेते हैं। आई विल डेवलप स्टनिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट, वेबसाइट्स नहीं लिखें, वेबसाइट लिखें सिर्फ। अच्छा जी, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, प्रोफेशनल, 100% रिस्पॉन्सिव, सिक्योर, अमेजोन एंड ईबे स्टोर, SEO ऑप्टिमाइज, ठीक है, अच्छा है। और आपने गिग की डिस्क्रिप्शन भी अच्छी लिखी है, लेकिन थोड़ा सा ना आपने इसको ज़्यादा ही कॉपी कर लिया है, इतना ज़्यादा चीज़ों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ये SEO और योस्ट की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ दें, लाइव चैट को छोड़ दें, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की, इम्बेड नहीं कर सकते आप इसको, मुश्किल है, ठीक है। और ईजी टू मैनेज एंड चेंज, ठीक है, ओके, गुड। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी कम करने वाली हैं इसमें।
अच्छा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, गुड। पैकेजेस भी अच्छे बने हैं। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी नहीं आ रहा इसमें, क्यों नहीं आ रहा भाई? आपने कैटेगरी कौन सी लिखी है इसकी? प्रोग्रामिंग एंड टेक, ई कॉमर्स डेवलपमेंट और फुल वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है, सही है, अच्छी गिग है जी। आप इसको सोशली शेयर करें और गिग्स लगाएं, 7 गिग्स कम से कम कंप्लीट कर लें। जैसे ही हम वर्डप्रेस पढ़ेंगे फिर और ज़्यादा स्किल्स आपके एड सेट में डाल इंशाल्लाह एडअप हो जाएंगी, तो फिर इसको भी लेके चलेंगे। सर ये वीडियो गिग के लिए ठीक है, प्लीज़ चेक। कौन सी वीडियो भाई? वीडियो भी तो दिखाओ। ठीक है, अच्छा जी। फिर उसके बाद FAQs में क्या लिखा है? डू यू प्रोवाइड डोमेन एंड होस्टिंग सर्विसेज, डू यू कम्युनिकेट वेल? नहीं जी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस FAQ को रिमूव कर दें। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल सो दैट वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, इसको रहने दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, और कोई? HAMZ4_Arif ARIF। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिंपल लिखा है आपने टैगलाइन के अंदर, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करें। मैंने बताया था कि आप थोड़ा सा मिंट ऑफ क्रिएटिविटी डाल सकते हैं इसके अंदर। थैंक्स फॉर विजिटिंग माई प्रोफाइल, ये लाइन बिल्कुल रिमूव कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। माई नेम इज़ मोहम्मद हमजा आरिफ, ज़रूरत तो इसकी भी नहीं है। एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ज़रूरत इसकी भी नहीं है। विद द एक्सीलेंट एक्सपर्टीज ऑफ HTML CSS Firebase Bootstrap एंड वर्डप्रेस, इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि बेटा आपकी डिग्री क्या थी, आपका नाम क्या है, आपने जो है वो कहाँ से पिछले 18 साल तालीम हासिल की है और क्या किया है। इस चीज़ की बिल्कुल उनसे वो बॉदर ही नहीं करते इस चीज़ को। आपने सिंपल यहाँ पे अपनी स्किल्स के बारे में लिखना है। ठीक है, I have 1 year of experience in WordPress, web designing and web development. My primary goal is to address all of the customers' requirement. और elaborate करें, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे, थोड़ा सा और लोगों को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है इसमें। अच्छा जी, I will develop an e-commerce website. अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, तो ये थोड़ा सा लंबा कर दिया टाइटल आपने। ठीक है, तो इस टाइटल को भी छोटा करें। यहाँ पे डॉटेड लाइंस नहीं नज़र आनी चाहिए, यहीं पे आपका टाइटल कंप्लीट हो जाए। इफ़ यू डोंट माइंड कॉन्टेक्ट मी बिफोर पुटिंग इन अ रिक्वेस्ट, डू यू नीड एन ई-कॉम। इस लाइन को आप एंड पे ले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। ये जो पहली लाइन आपने लिखी है इसको लास्ट पे ले जाएं। ठीक है जी, आज के लिए इतनी बहुत हैं प्रोफाइल्स, बाकी इंशाल्लाह हम कल को डिस्कस कर लेंगे। और प्रोफाइल्स का ना एक दिन रख लिया करें, सिर्फ उसी दिन जो है वो प्रोफाइल्स चेक किया करेंगे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा जो है वो ख़राब हो जाता है लेक्चर। अच्छा, वीडियो क्या है जी? वीडियो में देख लेते हैं यूट्यूब पे। Hi, this is Amer, your WordPress e-commerce developer. I can boost your business into a digital platform and give you a satisfactory results with a money-back guarantee. My services are premium WordPress theme, compatible in all browsers, fully responsive web creation, premium WordPress plugins, user-friendly. Order now and get discounted pricing results. Boost your business now. Hope we will build a good relationship. Thanks for watching. अच्छी वीडियो है जी आपकी उमैर। वीडियो आपने FX मेकर पे ही बनाई है ये वाली?
ये मुतैयब ने बिल्कुल ठीक कहा है, म्यूज़िक की जो आवाज़ है, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो ऐसा होता है कि आपकी आवाज़ जो आप बोल रहे हो या पीछे आपका जो कैरेक्टर है वो बोल रहा है, उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है और बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ कम होती है। अभी जैसे आप लोगों को पीछे आइसक्रीम वाले की आवाज़ आ रही थी ना, तो वो बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरा चल रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी और आइसक्रीम वाले की आवाज़ कम थी। तो इस तरह का बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए, ठीक है, म्यूज़िक की आवाज़ कम हो और जो आपकी आवाज़ है, ये जो कैरेक्टर की आवाज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो। ठीक है जी, FX मेकर पे ही बनी है। ठीक है जी, वेरी गुड, अच्छी बात है, आपने FX मेकर को यूज़ किया है। और ज़्यादा अच्छा यूज़ इसका हो सकता है, आप इसके ऊपर कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हो, कैरेक्टर्स बना के जो है वो भी आप लोग देख सकते हो। और कैरेक्टर्स के ज़रिए जब आप इलस्ट्रेशन करने की कोशिश करते हो तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है लोगों के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज़ और है, मेरा एक दोस्त था, उसने फाइवर के ऊपर ये किया कि ऑलरेडी अर्न कर रहा था वो, लेकिन उसने ये किया कि फाइवर के अपने किसी एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए एक वीडियो बनाएं, एक 45 सेकंड की वीडियो बना दें और सिंपल सामने कैमरा रख के उस वीडियो के अंदर ये बता दें कि आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा, ठीक है, और आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं कैसा डेवलपर हूँ और मेरी जो सर्विसेज हैं आपने जब हासिल की तो वो कैसी रही। तो वो उसने उसके क्लाइंट ने, क्योंकि उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी थी, तो उसके लिए 45 सेकंड निकाले और 45 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके उसको भेज दी। उसने उस वीडियो को अपने फाइवर गिग वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर लगाया और आप यकीन करें कि उस वीडियो की वजह से, जो उसके क्लाइंट की वीडियो थी, उस फीडबैक वीडियो की वजह से उसके जो ऑर्डर्स थे वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गए। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट करके आप लोग इलस्ट्रेशन करके, कार्टून्स का इस्तेमाल करके आप उसको फाइवर के गिग वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, FX मेकर के अंदर किसी को अगर मसला आ रहा है तो वो पहले तो इंस्ट्रक्शन फाइल्स को फॉलो करे। अगर इंस्ट्रक्शन फाइल्स को फॉलो करने के बाद, मैंने इंस्ट्रक्शन फाइल वहाँ पे अपलोड करवाई है, उसके अंदर पूरा प्रोसीजर है कि वो कैसे आपने उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई मसला आता है तो आप लोग जो हमारे TAs हैं, ट्रेनर असिस्टेंट्स हैं, अहमद है, फिर उसके बाद महमूद है और रमशा है, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई मसला आता है, उन तीनों से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो मैं आपके पास हूँ, शाकिर साहब आपके पास है। ठीक है, आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर इसको जैसे भी हम सॉल्व कर सकते हुए कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल को CSS पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है उसको परफॉर्म करें, उसको अप्लाई करें। असाइनमेंट मैं थोड़ी देर में पोस्ट करवा देता हूँ या कर देता हूँ खुद से ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो उस असाइनमेंट को भी इंशाल्लाह सब लोग कल तक कंप्लीट करके तो आ जाए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।